स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी जानकारी सरकारी बोर्ड और निगमों को लेकर देंगे, क्योंकि अगले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसके लिए बैठक बुला ली है और मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल हर निगम और हर बोर्ड की फीडबैक अगले कल ली जाएगी और कौन से बड़े फैसले संभावित हैं इन बोर्ड और निगमों से जुड़े, इससे जुड़ी बिल्कुल बारीकी से ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बात स्कूलों को लेकर भी करेंगे, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती अब स्कूलों में की जाएगी शिक्षकों की। ये संकेत पिछले कल मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए हैं, लेकिन इसमें सवाल अभी कई तरह के उठाए जा रहे हैं। आखिरकार किस वजह से, ये भी पूरी अपडेट हम आपको देंगे। आउटसोर्स भर्ती पर खैर पहले से भी कई सवाल उठे हैं, लेकिन जिस प्रकार के संकेत अभी मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए हैं उसके बाद हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है आउटसोर्स भर्ती को लेकर। तो ये जानकारी लाए हैं। एक और बात डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर करेंगे, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुई थी डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाने के लिए तो उस वक्त कुछ एक मापदंड भी यहाँ तय किए गए थे। कुछ ऐसे मापदंड जिसमें ये माना जा रहा था कि नई जगह का चयन किया जाएगा और पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पर कुछ एक प्रावधान हमारे समक्ष आए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री सुक्खू ने पिछले कल ये भी संकेत दिए हैं कि पुराने स्कूलों में अगर पर्याप्त जगह है तो वहीं डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो इस पर भी हलचल तो जरूर हुई है और ये भी बिल्कुल बारीकी से हम आपको जानकारी देंगे। एक भाजपा विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक युवती की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये कौन से एमएलए हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी अपडेट बिल्कुल बारीकी से हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक दफा फिर मानसून फीका पड़ गया है। ये मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से येलो अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन 1 या 2 जिलों में ही बारिश हो रही है। अधिकांश क्षेत्रों में एक दफा फिर सूखा पड़ गया है, जिस वजह से अब बागवान फिर से कहीं ना कहीं बारिश का इंतजार करने लगे हैं। हल्की बारिश भी हो जाए तो वो भी उनकी फसलों के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि हल्की सी बारिश से भी यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाया करता है। दूसरी बात, अभी अगले 3 दिन के लिए 3 जिलों में फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ये प्रेडिक्शन कितनी सच साबित होती है अगले 3 दिन ही हमें बता पाएंगे। इसमें एक जिला शिमला है, जिला मंडी और जिला कुल्लू में सावधान रहने के लिए लोगों को कहा गया है। खैर, बूंदाबांदी का सिलसिला बिल्कुल जारी है, लेकिन मानसून में जो मूसलाधार बारिश हमें देखने के लिए मिला करती थी इस बार वैसा नहीं है। इससे पहले जुलाई का महीना भी सूखा निकल गया, अगस्त में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि अगर हल्की सी बारिश भी होती है तो नुकसान जरूर हो रहा है, बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। ऐसा ही शिमला के बालूगंज में हुआ, यहाँ बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है, जिस वजह से अभी मार्ग बंद है। वैकल्पिक व्यवस्था हालांकि वाहन चालकों के लिए कर दी गई है। ये टूटी कंडी से चक्कर और तवी मोड़ का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल रोड। लेकिन अभी तक बालूगंज वाला मार्ग अवरुद्ध ही बताया जा रहा है, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा सड़क पर नीचे आ गया था। देखिए, चंबा जिले में नूरपुर मार्ग पर एक बड़ा और दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक युवक की मौत हो गई। 35 वर्ष इनकी उम्र बताई जा रही है और मूल रूप से ये ऊना का रहने वाला था। ये 7 दोस्त मणि महेश यात्रा पर निकले थे। इनकी वापसी हो रही थी कि टिक्कर नाला में इनकी गाड़ी कीचड़ के बीच फंस गई। वहीं गाड़ी को धक्का देने के लिए ये युवक गाड़ी से बाहर निकला था और उसी वक्त पहाड़ी से भारी मलबा आया और मलबे का शिकार ये युवक हो गया। आज रक्षाबंधन का दिन था। 3 बहनें इस युवक का इंतजार कर रही थी कि भाई आएगा तो उसकी कलाई पर राखी बांधेंगी। लेकिन देखिए, बहुत ही दुखद घटना कहना चाहेंगे। रात को 12 बजे के करीब ये घटना पेश आई थी। सुबह इसका शव बरामद हुआ, क्योंकि मलबे की चपेट में ये आ गया था और ऊना का निवासी बताया जा रहा है, दौलतपुर में। जसबीर इनका नाम था। तो पहाड़ी से अचानक ही भूस्खलन हुआ और ये भूस्खलन की जद में आ गए। लेकिन बहुत ही दुखद कहना चाहेंगे, रक्षाबंधन वाला दिन था और घर की ओर ही ये युवक लौट रहे थे, लेकिन काल का ग्रास बनकर पहाड़ आफत बनकर इन पर टूट पड़ा। देखिए, सिरमौर जिले में भी एक घटना पेश आई है। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी को जान से मार दिया है और लकड़ी से पत्नी की सिर पर वार किया और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है।
ये सिरमौर में पांवटा साहिब की जानकारी हम देना चाहेंगे, जहां ये घटना पेश आई है। फिलहाल जो पति है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 घंटे के भीतर ही पुलिस की गिरफ्त में यह आ गया था और महिला की बेटी की ओर से शिकायत पुलिस थाने में की गई थी कि इसने कितनी ज़्यादा बेरहमी से इस लड़की की मां को मार दिया है। यानी कि ये पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और झगड़े में इतना ज़्यादा रोष इस व्यक्ति को आ गया कि लकड़ी से इसने काफ़ी ज़्यादा या बड़ा वार एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके सिर पर किया। मौके पर ही यहाँ पत्नी की मौत हो गई है। 47 वर्ष इनकी उम्र थी, रक्षा देवी नाम बताया जा रहा है और जो पति का नाम है वो सोहन सिंह है। मूल रूप से सोहन सिंह यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि रक्षा देवी जो कि इनकी पत्नी थी जिनकी मौत हो गई है, ये सिरमौर की ही मूल रूप की रहने वाली बताई जा रही है। ये मशवा गाँव में इनका मायका बताया जा रहा है। किराए के मकान में ये रह रहे थे पांवटा साहिब में और वहीं ये दर्दनाक हादसा एक तरह से पेश आया है। हालांकि पुलिस के हाथ भी एक तरह से कामयाबी लगी क्योंकि पति मौके पर ही फरार हो गया था, लेकिन 5 घंटे के भीतर उसे ढूंढ लिया गया। पुलिस ने इस व्यक्ति को ट्रेस करने की कोशिश की थी। डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी रही है सभी मेडिकल कॉलेजेस और सभी अस्पतालों में और 3 दिन हो चुके हैं डॉक्टर्स की हड़ताल को इसी तरह से जारी हुए। यानी कि ये देखिए शनिवार को इनकी ओर से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया था। उस दिन भी डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, इनकी ओर से सेवाएं नहीं दी गई। उसके बाद बीच में रविवार का दिन भी आया और अब ये सोमवार तीसरा दिन हो गया है, स्ट्राइक इनकी जारी है। कोलकाता में जिस तरह का मामला पेश आया है उसका ये कड़ा विरोध कर रहे हैं और अगले कल भी स्ट्राइक पर ही रहेंगे क्योंकि ये अस्पताल से सचिवालय तक मार्च भी निकालने वाले हैं, मार्च कैंडल भी निकालने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अस्पतालों में किस तरह की सुविधा भी मरीजों को दी जा रही है, क्योंकि व्यवस्था तो डगमगाई हुई है और ये तब तक ठीक नहीं होने वाला है आलम जब तक यहाँ सरकार डॉक्टर्स की डिमांड्स पर गौर नहीं करती है। विशेष तौर से आईजीएमसी में जो फीमेल स्टाफ है उनका कहना है कि ड्यूटी रूम वहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, एक तरह से वो खुद को लेकर महफूज वहाँ पर महसूस नहीं कर रही है। टूटे फूटे ड्यूटी रूम्स हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, कोई भी अंदर आ सकता है, इनके साथ भी इस तरह की घटना पेश आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पुख्ता बंदोबस्त वहां पर किए जाए। सीसीटीवी फुटेज वहां पर अभी नहीं खंगाली जा सकती क्योंकि सीसीटीवी कैमरास तक नहीं लगाए गए हैं। अगर कल तक ऐसी कोई घटना होती भी है तो सीसीटीवी फुटेज कैसे और कहाँ चेक की जाएगी जब ये कैमरास ही अभी तक वहाँ नहीं लगाए गए हैं और कुछ एक जगहों पर जहाँ है भी वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, पिछले कई महीनों से खराब पड़े हैं। ये आईजीएमसी की फीमेल स्टाफ की ओर से कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो इस तरह की परेशानियां इन्हें भी झेलनी पड़ सकती है, इसीलिए समय रहते ही सुरक्षा को लेकर इंतजाम इनके लिए होने चाहिए। और अगले कल भी इनकी ओर से सचिवालय तक ये मार्च पास्ट निकाली जाएगी। ये मार्च कैंडल के साथ एक तरह से निकलने वाले हैं और जुलूस निकाला जाएगा। हालांकि बार बार ये पहले भी मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई उस आरोपी पर होनी चाहिए जिसने कोलकाता में अंजाम दिया है उस वारदात को, लेकिन सीबीआई जांच अभी इस पर चल रही है। सहमत डॉक्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यही हाल है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अस्पताल हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीरें बनी हुई है और डॉक्टर्स की ओर से एक ही मांग बार बार उठाई जा रही है कि बड़ा एक्शन लिया जाए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए आरोपी पर कि अगली बार किसी की भी हिम्मत ना हो इस तरह की वारदात को अंजाम देने पर। डॉक्टर्स का रोष इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनका मानना है जो हमारे देश का सिस्टम है वो काफी ज्यादा लेट लतीफी वाला है। न जाने कितने महीने लग जाएंगे और कितने महीनों बाद फिर यहां पर आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। ये इतना इंतजार नहीं करना चाहते, फौरन इस पर एक्शन होना चाहिए, यही मांग उठाई जा रही है। और साथ ही साथ सभी अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त किया जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाए भारी संख्या में। ये मांग भी इनकी ओर से अब उठने लगी है। तो फिलहाल ओपीडी में इलाज, ऑपरेशन, सर्जरी ऐसी कोई सुविधाएं अभी खास रूप से मिल नहीं रही है। हालांकि एक तरह से कंसल्टेंट डॉक्टर्स वहां जरूर बिठाए गए हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन अब आईजीएमसी की हम बात करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। सैकड़ों हजारों में भी वहां पर रोजाना अपना चेकअप करवाने के लिए मरीज पहुंचते हैं। तो इक्का दुक्का संख्या डॉक्टर्स की क्या ही कर पाएगी, ये भी सवाल है। देखिए, सेब उत्पादक अब सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने पर आ गए हैं और ये जल्दी ही
मंत्री जगत सिंह नेगी से भी मिलने वाले हैं। बागवानी मंत्री से ये मिलेंगे क्योंकि MIS के तहत जो 28 शर्तें लगाई गई हैं वो इन्हें मंजूर नहीं है। उन शर्तों को वापस लिया जाए, बागवानों को उससे नुकसान हो रहा है। इसी संदर्भ में ये बात करेंगे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से। अगर ये बात नहीं बनती है तो फिर बड़े स्तर पर इनकी ओर से आंदोलन भी किया जाएगा। ये नारकंडा में दरअसल आज बैठक बुलाई गई थी जहां इनकी ओर से रणनीति ये तैयार की गई है कि एक बार वार्ता करेंगे, लेकिन वार्ता से अगर चीजें नहीं सुलझ पाती है तो उसके बाद फिर ये आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। वहीं देखिए, जमा 2 में कंपार्टमेंट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है शिक्षा बोर्ड की ओर से। तकरीबन ये 73% रिजल्ट रहा है। 12,874 छात्र बैठे थे परीक्षा देने के लिए। इसमें 9,429 छात्र ही पास हो पाए हैं और वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा ये है छात्रों की ओर से कि अब वो एडमिशन कैसे लेंगे। कॉलेज में एडमिशन डेट बंद हो गई है, इसीलिए एक्सटेंड इसे किया जाए, ये मांग अब इन छात्रों की ओर से उठाई गई है। इनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं चाहते इनका 1 साल बर्बाद हो, इसीलिए एडमिशन डेट पर एक्सटेंशन दी जाए। ये मांग इन्होंने सरकार से और शिक्षा विभाग से उठाई है। हालांकि फैसला कब होता है ये अब देखना होगा, क्योंकि संख्या कम नहीं है। 9,429 के करीब छात्र ऐसे हैं जो कि पास हो चुके हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एरियर और DA अभी भी पेंडिंग है। 15 अगस्त से ये सभी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि हो ना हो मुख्यमंत्री कोई ना कोई ऐलान जरूर करेंगे, लेकिन उस हिसाब से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जैसा एक्सपेक्ट किया था कर्मचारियों ने। जिसके बाद अब सचिवालय कर्मचारी महासंघ, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि ये 21 अगस्त से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं, क्योंकि DA और एरियर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हो रहा है। इनकी देनदारियां पेंडिंग है और इतना ही नहीं, इस महासंघ का समर्थन अब बाकी के संगठन भी कर रहे हैं। अब देखिए, पहले बिजली बोर्ड यूनियन की ओर से ये प्रेस नोट जारी किया गया और ये मीडिया को भी भेजा गया है, जिसमें उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने जो निर्णय लिया है वो उनके साथ है। सरकार को DA और एरियर का भुगतान करना ही होगा। DA की जो बाकी की किस्तें बच गई हैं उसका भुगतान होना चाहिए, और जो पिछले पेंडिंग भत्ते हैं या फिर एरियर की भी बात करें उसका भुगतान होना भी जरूरी है। और अब बिजली बोर्ड यूनियन के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल लिया है। वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने भी आज ये बात कही है कि वो सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के साथ है। 21 अगस्त से जब आंदोलन करना होगा तो ये भी उस आंदोलन में बिल्कुल शामिल होने वाले हैं। सरकार इन्हें मजबूर कर रही है आंदोलन करने के लिए। ये फैसला अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के साथ छल किया जा रहा है, उन्हें ठगा जा रहा है। अब इन्होंने 4 सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि DA और एरियर दिया क्यों नहीं जा रहा है और देनदारियां एक मुश्त क्यों नहीं दी जा रही हैं। आखिरकार पैसे को लेकर हिसाब क्या है, इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से दी जाए। ये वन विभाग कर्मचारी महासंघ की ओर से सवाल पूछे गए हैं। हिसाब देने के लिए इन्होंने कहा है श्वेत पत्र जारी करके हिसाब सरकार को देना होगा। ये इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट आज दी है। और आखिरकार क्यों नहीं अभी तक ये अदायगी हो पाई है, ये भी सवाल पूछा है। एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया है कि बार बार जब ये मुख्यमंत्री सुक्खू से समय मांगते हैं तो इन्हें समय नहीं दिया जाता है और अब ऐसे में विवश होकर इन्हें आंदोलन ही करना होगा। देखिए, भाजपा MLA हंसराज पर FIR दर्ज की गई है। ये बूथ अध्यक्ष की बेटी ने उन पर कुछ एक आरोप लगाए हैं। दरअसल चुराहा विधानसभा सीट से हंसराज विधायक हैं और भाजपा विधायक हैं। इन पर बूथ अध्यक्ष की बेटी ने ये आरोप लगाए हैं कि उसके साथ पहले इन्होंने अश्लील चैट की, फिर उसकी कुछ एक अश्लील फोटोज मंगवाई और बाद में जब उस लड़की ने ये धमकी MLA को दी कि उनकी शिकायत ये करेगी तो उसका फ़ोन भी तुड़वा दिया गया। आरोप कुछ इस तरह के लगे हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि SP चंबा की ओर से कहा गया है कि शिकायत के बाद FIR दर्ज हुई है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। ये तथ्य कितने सच साबित होते हैं ये आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। दरअसल ये जो बूथ अध्यक्ष की बेटी है, इनका कहना है कि उम्र बहुत कम है, 20 से 21 वर्षीय इसकी उम्र है और ये अपना कुछ काम करवाने के लिए हंसराज जी को कह रही थी, लेकिन बदले में हंसराज ने ये कह दिया कि पहले विधायक का काम इस लड़की को करना होगा, उसके बाद वो लड़की का काम करेंगे। कुछ इस तरह की बात इनके बीच हुई और उसके बाद अश्लील चैट करना शुरू कर दिया भाजपा विधायक ने इस लड़की के साथ। फिर लड़की ने जब शिकायत करने की बात कही MLA से कि उनकी शिकायत कर देगी पुलिस में, तो उसका एक फ़ोन भी तुड़वा दिया। लड़की के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। हमने संपर्क साधने की कोशिश की थी MLA हंसराज से भी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहले भी
कई बड़ी पॉलिटिकल हस्तियों को लेकर इस तरह के विवाद हुए हैं और जांच के बाद कुछ और ही जानकारी सामने आती है। इसीलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये नहीं कहा जा सकता कि इन आरोपों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद हलचल मच गई है। दरअसल मुख्यमंत्री का ये कहना था कि स्टाफ की कमी दूर हो सके शिक्षकों की स्कूलों में, तो इसलिए भर्ती की जाएगी आउटसोर्स पर। लेकिन पहले डाक कार्य उन शिक्षकों को करना होगा जिन्हें आउटसोर्स माध्यम से भर्ती किया जाएगा, और इसमें बीसीए और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। ये पहले कुछ महीनों तक डाक कार्य करेंगे, फिर इनका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद फिर इन्हें रेगुलर कर दिया जाएगा। खैर ये एक तरह से नई व्यवस्था हमें इस बार सुनने के लिए मिली है, लेकिन हलचल इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहला विरोध तो इसलिए हो रहा है कि आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां क्यों हो रही है स्कूलों में, और दूसरी बात ये कि जो शिक्षक कंप्यूटर और बीसीए का ज्ञान रखते होंगे वो डाक कार्य करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात ये जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है ताकि आउटसोर्स माध्यम से ये भर्ती करवाई जा सके। हालांकि इससे अभी बेरोजगार युवा कितने सहमत हो पाते हैं बिल्कुल आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे। और दूसरी बात डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि जिन स्कूलों में पर्याप्त जगह होगी वहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल्स बनाए जाएंगे। एक तरह से वहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। जब ये फैसला लिया गया था तो उस वक्त जानकारी सामने ये आई थी कि डे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए अलग से जगह चयनित की जाएगी, कुछ अलग ही मापदंड उसके लिए तय हुए थे, कुछ अलग प्रावधान किए गए थे, कुछ नए पैरामीटर सामने आए थे। लेकिन अब पुराने स्कूलों में ही डे बोर्डिंग स्कूल्स का निर्माण करने की बात यहाँ पर हुई है। तो सवाल कई हैं, लेकिन फोकस अभी सरकार की ओर से किया जा रहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसीलिए स्टाफ की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, तरह तरह के हथकंडे अभी अपनाए जा रहे हैं। इसीलिए शायद आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां भी करवाई जा रही हैं और डे बोर्डिंग स्कूल्स का निर्माण भी जल्दी हो सके, इसलिए पुराने स्कूलों का इस्तेमाल भी इसके लिए हो सकता है। फिलहाल संकेत अभी मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ऐसे ही दिए गए हैं। आने वाले दिनों में क्या हलचल इसे लेकर नजर आती है, जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से तो रिएक्शन सामने आ चुका है। दरअसल जो कुछ एक स्कूल अभी बंद करने का फैसला हुआ है, तकरीबन 99 स्कूल है जो डी नोटिफाई किए जाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मंत्रियों के कार्यालय बनाने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, उन पर करोड़ों इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो स्कूल आखिरकार बंद क्यों हुए, स्कूल क्यों नहीं चलाए जा सकते हैं। सरकार को फोकस करना चाहिए था इस बात पर कि एनरोलमेंट कैसे बढ़ाई जाए, लेकिन यहाँ तो स्कूल बंद करने पर ही सरकार आ गई है। ये बड़ा सवाल और बड़ी स्टेटमेंट नेता प्रतिपक्ष की ओर से दी गई है। दूसरी बात, उन्होंने एक ये सजेशन भी दिया है कि कॉस्ट कटिंग तो कार्यालय से होनी चाहिए, यानी कि मंत्रियों के कार्यालय में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए। ये फैसला मुख्यमंत्री को जल्द लेना चाहिए, बजाय इसके कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक और बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी है। पिछले कल मामला सामने आया था, आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक युवक घुस गया था और चौथी मंजिल से गिरकर उसकी मौत भी हो गई थी। तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने उठाए हैं कि आखिरकार ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। जब तो कोलकाता में इतना बड़ा इंसिडेंट सामने आया हो, कम से कम उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी। लेकिन इसी तरह की घटनाएं जो कि रिलेट की जा रही हैं कोलकाता से, अब यहाँ पर भी पेश आने लगी हैं। देखिए, मणिमहेश यात्रा पर ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ये शिव नुआला कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई थी और इसी याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी हुए हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से। दरअसल शिकायत यहाँ शिवनुआला कमेटी ने ये की थी कि वैकल्पिक तौर पर वहाँ अभी तक शौचालय नहीं बनाया गया है, साफ सफाई को लेकर कोई भी प्रबंध नहीं किए गए हैं, और इस पर एक कमेटी का गठन अब ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से हो गया है, जिसमें न्यायाधीश हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन मंडल अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। जो न्यायाधीश है वो नोडल एजेंसी के तौर पर इसमें काम करने वाले हैं। पहले इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जो तथ्य दिए गए हैं आरोपी पक्ष की ओर से उसमें कितनी सच्चाई है ये देखा जाएगा। अगर ये तथ्य सही नहीं पाए जाते हैं तो न्यायाधीश की ओर से आरोपी पक्ष पर यहाँ कार्रवाई भी की जा सकती है। आप सभी जानते भी होंगे मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से 11 सितंबर तक होने वाली है, और यहीं वो दर्दनाक हादसा भी देखिए आज पेश आया है। एक युवक की मौत हो गई, ऊना का जो रहने वाला था, टीकर नाला के पास। तो इसीलिए ये कमेटी की ओर से बार बार इस तरह की याचिकाएं दायर की जाती है कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम करना ज़रूरी है, फिर चाहे बात वैकल्पिक शौचालय की हो या साफ सफाई को लेकर हो या रास्ते में आने वाली ऐसी कुछ समस्याएं हो जहां मलबा गिरने की संभावना हो या रास्ता खराब हो। देखिए, सरकारी
बोर्ड और निगमों पर अगले कल फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी बैठक बुला ली है। मुख्य सचिव भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और सभी विभागीय सचिवों से फीडबैक ली जाएगी 23 बोर्ड और निगमों को लेकर। पिछले कुछ सालों से 23 बोर्ड और निगम हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकतर ऐसे बोर्ड निगम हैं जो कि घाटे में भी चल रहे हैं, हालांकि कुछ एक फ़ायदा भी दे रहे हैं। हर बोर्ड और हर निगम की फीडबैक अलग से ली जाएगी कि कौन सा बोर्ड, कौन सा निगम फ़ायदे में है, कौन सा घाटे में चल रहा है। और देखिए, पिछले वर्ष भी एक बड़ा फैसला यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया था। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को HPMC में समायोजित कर दिया गया था, तो ये दोबारा से समायोजित करने पर निर्णय हो सकता है कुछ एक और बोर्ड और निगमों को, जो फिलहाल अभी घाटे में है। अब कुल कर्मचारियों की संख्या देखिए बोर्ड और निगम में कितनी है, वो है 28,375। ये टोटल कर्मचारी हैं जो कि बोर्ड और निगम में कार्यरत हैं। और 31 मार्च 2023 तक का जो आंकड़ा कहता है उसके मुताबिक 5,200 करोड़ तक का नुकसान इन बोर्ड और निगमों में रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा घाटे में जो बोर्ड और निगम है वो बिजली बोर्ड और HRTC बताए जा रहे हैं। और लाभ में भी कुछ एक बोर्ड और निगम चल रहे हैं, यानी कि जहां कारोबार अच्छे से किया जा रहा है उसमें एक पावर कॉरपोरेशन है, ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सामान्य उद्योग निगम है, HPMC है और वन विकास निगम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी है। ये मेन ऐसी कॉरपोरेशंस हैं जहां पर लाभ काफ़ी ज़्यादा पहुंचा है, ये सरकार को भी प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे HRTC की बात करें, बिजली बोर्ड की बात करें, तो लगातार ये घाटे में जा रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है और कितने बोर्ड और निगम को समायोजित यानी कि मर्ज एक तरह से किया जा सकता है, इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। समायोजित करने पर अब निर्णय किस हिसाब से लिया जाता है, कितने बोर्ड और निगमों को यहाँ समायोजित किया जाता है, ये फिलहाल हमें देखना होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। दरअसल ये मीटिंग विधानसभा मॉनसून सत्र से पहले बुला ली गई है। ये इसलिए क्योंकि हर बार सेशन के दौरान बोर्ड और निगमों की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, इनकी कारगुजारी को लेकर कई तरह की टिप्पणियां विधानसभा सदस्यों की ओर से की जाती हैं। और कितना नुकसान अभी हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, इस पर भी अगले कल चर्चा होगी और बड़ी जानकारी अगले कल हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं इस बुलेटिन में। तो फिलहाल देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV। धन्यवाद।